नमस्कार। आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल और आज हमारे साथ हैं गुरदासपुर जिले के गांव रंगीलपुर के मिलेट के किसान, या आप इनको कह सकते हैं कि जो इनकी फैक्ट्री लगा चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए गुरमुख जी से बातचीत करते हैं। गुरमुख जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं, आप कैसे इस क्षेत्र में आए। नमस्ते चंदन जी। मैं पिछले काफी लंबे समय से कुदरती खेती, इसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, वो करता आ रहा हूँ। तो इसी जी सिलसिले में हम जो है साउथ में जो बीज उत्सव लगते हैं, सीड फेस्टिवल जी उसको बोलते हैं, वहाँ जाने की हम लोग को मौका मिलता रहता है। तो वो उसी दौरान हमें वहाँ जो है कुछ ऐसे बीज का ज्ञान हुआ जो हमारे पूर्वजों के द्वारा उनको बोया जाता था, खाया जाता था और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो जैसे जी कि आप जानते हैं कि हम लंबे समय से खेती विरासत मिशन के साथ भी हमारा जो है वो तालमेल है, और खेती विरासत मिशन के हम अभी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और किसानों के जी साथ काम करते हैं। तो ऐसे जब भ्रमण के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में जो है एक संस्थान है ICAR का, जहाँ मिलेट्स के ऊपर पूरा काम होता है, उसकी बुआई बुझाई के संबंधी, उसकी हार्वेस्टिंग के संबंधी और उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यूएशन, ये सब तीनों के ऊपर वहाँ काम होता है। तो वहाँ मेरे को जाने का मौका मिला, तो वहाँ कोडो के बारे में पता चला कि कोडो वो अनाज है जो गुरु नानक देव जी के जो कोदरा जिसको बोला जाता है पंजाबी में। तो बहुत मेरे को खुशी हुई और मैं वहाँ से वो बीज ला के उसको मैंने आज से 6 साल पहले उसकी बुआई शुरू की। तो इसके अलावा और भी जितने मिलेट्स थे उनकी, जब हम खेती विरासत मिशन में जब अलग अलग हम लोग सेमिनार अटेंड करते हैं तो उनसे पता चला कि और भी मिलेट हैं। तो पूरा ज्ञान जो मिलने के बाद मैंने अपने खेतों में ये सारे मिलेट मैंने बोए, और ये 9 तरह के मिलेट रहते हैं जिनके मैं नाम बोलना चाहता हूँ। जी कोदरा, कंगनी, स्वाद, कुटकी, हरी कंगनी या छोटी कंगनी उसकी बोलते हैं, और ये रागी, ज्वार, बाजरा, चीना, ये 9 तरह के मिलेट हैं। और ये 9 तरह के मिलेट्स की जब जानकारी हुई और उनके बाद मैंने अपने खेतों में लगाए, और ये भी पता चला कि ये हमारे पुरातन बीज हैं और इनको मोटा अनाज बोला जाता था। और जी इनका बुआई करने से खेत की सेहत सुधरती है, पानी बचता है, और जो इसको खाएगा उसकी सेहत भी अच्छी होती है। इसमें अच्छे खुराकी तत्व हैं। इसमें कितने पानी की बचत होती है अगर गेहूं चावल के साथ इसकी तुलना की जाए तो। अगर इसकी चावल के साथ तुलना की जाए तो जितना 1 एकड़ में अगर जो चावल लगाया जाए तो उसकी तुलना में उसके उतने ही पानी में इसको 26 साल तक उगाया जा सकता है मिनट्स को। एक चावल की फसल में जितना पानी लगता है उतने में आप 26 साल इसको उगा सकते हो, उतने पानी से। 26 फसलें इसकी ली जा सकती है। और जी एक डाटा है कि 1 किलो धान उगाने के लिए, चावल पैदा करने के लिए, वो 3,500 4,000 लीटर पानी जो लगता है 1 किलो धान के लिए। तो मिलेट जी उगाने के लिए केवल 200 लीटर पानी ही जरूरत पड़ती है। इतना कम पानी में ये जो है फसल उग जाती है, और ये सोखा जिसको हम बोलते हैं, तो सूखा उसको झेलने की इसमें समर्था है। तो ये बहुत ही एक ऐसी फसल है जो आज समय जा रहा है, जिसमें हमारे पंजाब में इतनी समस्याएं हैं, सेहत के संबंधित वातावरण, मिट्टी, पानी, हवा सब दूषित हो रहे हैं। तो इस जी समय में अगर हम इस फसलों में आएंगे तो हमारी सब चीज बचेगी, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जैसा कि आपने पानी के बारे में बताया, तो अब इसकी जो वैल्यू एडिशन की बात है, प्रोसेसिंग की, जरा उसे हमें समझाइए, ताकि अगर कोई किसान इस क्षेत्र में आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है। ये जो खेती है, ये खेती, इसको हम अगर बोले तो ये धारा की खेती है, एक जीवन शैली की खेती है। ये खेती कैसी खेती है जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वहाँ यहाँ स्वस्थ रह सकेंगी, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छा जीवन जी सकेंगी। अगर हम इस भोजन प्रणाली को अगर गेहूं चावल से हटा के अगर इसमें आते हैं, तो इसमें आते हैं तो हमारी खेती में पानी की बचत होगी और बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उनकी हमको इसका वो मिलेगा। तो इसलिए मैं इस खेती में भी आया और
इसको आगे जो मैंने जब जैसे आपको बताया कि 9 मिलेट्स हैं, और 9 जी मिलेट्स में से 6 मिनट जो है इनके ऊपर एक छिलका रहता है। जैसे धान के ऊपर छिलका रहता है, हटाने के बाद चावल बनता है, खाते हैं, इसी टाइप जी से ये जो मिलेट है इनके ऊपर 6 मिनट के ऊपर छिलका रहता है। वो छिलके को हटाना पड़ता है, फिर इसको जो ये खाने योग्य बनता है। और जी ये मिलेट के ऊपर से छिलका हटाने के लिए हमको अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है। तो अभी मेरे पास 2 मशीन मैंने अभी लगाई हैं। तो जी ये 2 मशीन जो है, उनमें से एक मशीन का नाम उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेटर या डी स्टोनर। इसका काम क्या है, ये मशीन जो है ये जब हम खेत में से अपनी उपज को लाते हैं, ये मिलेट्स को लाते हैं, तो सबसे जी पहले इस मशीन में डाला जाता है। और खेत में से अगर कोई मिट्टी कंकर इन बीजों के साथ अगर आ चुका है, तो ये मशीन जो है उसको उनमें से इनको अलग करती है, मिट्टी की और कंकर को। और दानों को अलग अलग 2 ग्रेड में से निकाल के उसमें छलनी रहती है, 2 ग्रेड में बना के हमको दे देती है, सफाई करके देती है। तो इसके बाद एक दूसरी मशीन रहती है जिसको हम बोलते हैं डी हस्कर। जी जो डी हस्कर है वो छिलका हटाने वाली मशीन है। और जो हमने मशीन लगाई है उसमें से फिर उसको निकालते हैं। जब ये डी स्टोनर से हमको जब दाने सफाई होकर मिलते हैं तो डी हस्कर में डाले जाते हैं, और जी उसका हस्क उतार के वो खाने योग्य हमको वो मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2 मशीनों की जरूरत पड़ती है। एक रहता है वो एस्पिरेटर ग्रेडर, जिसके जी साथ ये जो दाना है जब इस मशीन से निकलते हैं, डीएसकर से निकलते हैं, उनमें कुछ टुकड़ा रहता है, बारीक वाला, कुछ मोटा वाला, और कुछ होल ग्रेन पूरा दाना निकलता है। और कुछ उसमें जो है ऐसे दाने भी रह जाते हैं जिनके ऊपर से छिलका नहीं हटा रहता है। जैसे 100 दानों में से हम समझिए तो 20-25 दाने जो है वो ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर से छिलका नहीं हटा रहता है वो, और दूसरा टुकड़ा भी रहता है। वो हम लोग ग्रेडर में डाल के उसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद जो है उसमें से टुकड़ा तो निकल जाता है, लेकिन ये जो पूरा साबुत दाना है, पूरा होल ग्रेन है, वो और वो छिलका सहित जो दाने थे वो उसमें पूरे आ जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए फिर उसके बाद एक ग्रेविटी सेपरेटर उसको बोलते हैं, उस ग्रेविटी सेपरेटर के साथ फिर दाने अलग किए जाते हैं, और वो जो जिनके ऊपर छिलका था वो दाने उसको अलग से उसमें से निकाले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक बढ़िया जो ग्रेन खाने योग्य है, जिसको हम मिलेट के चावल बोल रहे हैं, राइस बोल रहे हैं, जैसे हम कोडो राइस बोल रहे हैं, फॉक्सटेल राइस बोलते हैं, इस टाइप से वो हमारे को वो दाने मिल जाते हैं जो खाने योग्य रहते हैं। और ये जो दाने जब हम निकालते हैं ये सब अनपॉलिश्ड ग्रेन रहते हैं। इनके ऊपर जी से वो जो उसकी पॉलिश जो है, नेचुरल पॉलिश जो रहती है, वो उसको हटाया नहीं जाता है, क्योंकि ये जो पॉलिश जो है इसमें बहुत ज्यादा खुराकी तत्व रहते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। इस टाइप से वो जी सारा ये प्रोसेस रहता है। मेरा अगला सवाल ये है कि जो मशीनें हैं इनकी कॉस्ट क्या पड़ती है और किस कंपनी की ये मशीनें ज़्यादा अच्छी होती हैं? ये साउथ में कोयम्बटूर ऐसी जगह है जहाँ ये इस टाइप की बहुत सारी मशीनें मिलती हैं। कुछ जी मदुराई में भी है, कुछ मैसूर में भी है। तो जो हम लोग जो पिछले 6 साल से भ्रमण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पूरा ये जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनको विजिट किया, और जितने मशीन बनाने वाले सबके पास हम लोगों ने विजिट किया। और जो हमारे मित्र जो थे प्रोसेसिंग वाले, जिन्होंने पुराने यूनिट डाले हुए थे वहाँ, उनसे फिर हमने अभी गाइडेंस भी ली कि कौन सी मशीन अच्छी रहेगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरे मदुराई से धान फाउंडेशन करके एक संस्था है, तो वहाँ से एक हम लोगों ने डीएस का जो मैंने वहाँ से खरीदा। तो इस टाइप से एक भिवानी इंडस्ट्रीज के नाम से श्रीरंगापट्टनम जगह है मैसूर के बगल में, तो वहाँ जी से मैंने फिर ये ग्रेविटी सेपरेटर या जिसको डी स्टोनर बोलते हैं, मैंने वहाँ से वो खरीदा। 2 मशीन मैं वहाँ से लाया हूँ। और मशीन का जो संबंध रहता है वो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर रहता है कि आपको कितनी प्रोडक्शन वाला यूनिट देना है, उस टाइप से उसका मशीन का जो है चयन किया जा सकता है। आपने जो ये मिलेट्स का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है गुरदासपुर में, तो क्या आपके पास दूसरे जी, किसान भी अपनी फसल लेकर आते हैं? हम लोगों ने गुरदासपुर के जो जितने भी हम ऑर्गेनिक किसान हैं, जी तो मिल करके एक गुरदासपुर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोगों ने बनाई है।
और जी उस कंपनी के तहत जो है हम लोगों ने ये मशीनें भी यहाँ लगाई हैं। और उसके अलावा खेती विकास मिशन और एक भूमिका नाम की एक संस्था है दिल्ली से, जिन्होंने हमें ये मशीनें दिलाई हैं। ये सब हम लोगों ने मिल करके एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर इसको हम बोलते हैं, जहाँ हमारे अगल बगल के जितने भी किसान हैं जो इसको बोते हैं, तो वहाँ वो यहाँ आके इसको प्रोसेस करवा लेते हैं। और उनका हम लोग जो है इसकी जो मशीन का जो कॉस्ट रहता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट हम लेते हैं उनसे। तो उनको हम ये काम करके दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी ये मिलेट्स की खेती है, इसकी प्रमोशन अगर होगी तो ये प्रोसेसिंग यूनिट के चलते ही होगी। क्योंकि उसके बिना मिलेट अगर कोई किसान उगाता है तो ये 6 मिनट अगर उगाता है तो जिनकी प्रोसेसिंग जरूरत रहती है, तो किसान को खाने के लिए उसकी यूजेस नहीं कर पाता है, उसकी वर्तों नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोगों ने ये इसका एक बहुत मेजर पार्ट है प्रोसेसिंग, इसलिए हम जी। लोगों ने इसका व्यवस्था की है किसानों की सुविधा के लिए। तो बहुत सारे किसान जो अगल बगल वाले हमारे पास आते हैं, इसको ये इसका डीएससिंग करवा के ले जाते हैं। जैसे कि पंजाब में 3 प्रोसेसिंग प्लांट हैं, आपने मशीनों की बात की, क्या इन मशीनों पे हमें सब्सिडी भी मिलती है? देखिए फिलहाल तो हम लोग का जो पहला जो था एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फेज में है, तो इसमें हम लोगों को ये था कि हम वो काम पूरा कर पाए कि वो प्रोसेसिंग हो पाए, तो हमारा फोकस यही था। लेकिन उसके बाद जो सब्सिडी वाली जो आपने बात की है, अभी ये वाली मशीनें उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन हम लोग की जो बातचीत है, मनिंदर दत्त जी और हमारी पूरी टीम जो है, हम लोग अलग अलग विभाग में जा करके ये सब बातचीत कर रहे हैं कि किसान को इन मशीनों के ऊपर सब्सिडी दी जाए और किसान यहाँ लाके लगाएं और मिलेट की खेती पंजाब में बढ़े। ये हमारा यत्न जारी है। वैसे इन मशीनों की कीमत क्या होगी? मशीनों की कीमत उनकी कैपेसिटी के हिसाब से रहती है। तो जी जो मेरे पास लगी है, ये इनकी कीमत दोनों मशीनों की करीब करीब 4.5-5 लाख के करीब है। जी। तो जब किसान आपके पास आते हैं प्रोसेस करवाने के लिए, तो उनसे क्या चार्जेस आप लोगों ने फिक्स कर रखे हैं आपकी संस्था ने? जब किसान हमारे पास जो लेके आता है मिलेट, तो जी उस मिलेट के ऊपर हम लोग 20 रुपये पर केजी उसका प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। तो उसका ठीक। कारण क्या है कि ये जी जो मशीन है, इसमें कुछ रिमूवेबल जल्दी चेंज करने वाले पार्ट्स रहते हैं, तो वो भी कॉस्टली रहते हैं। उनकी वेयर एंड जी। टेयर मशीनों की ज़्यादा है, वो सब कवर करने पड़ते हैं। तो क्या इनकी सर्विसिंग आपको यहीं पंजाब में मिल जाती है मशीनों की? ऐसे है कि हमारे पंजाब में, जैसे मैं बटाला टाउन में रहता हूँ, ये जी इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन में हम लोग रहते हैं, तो जी इसलिए हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी जी। तक कोई ऐसा प्रॉब्लम हमको आया नहीं है। तो यहाँ इंडस्ट्री हमको जो अगर जरूरत पड़े तो हम वहाँ से कोई ना कोई इसकी सर्विसिंग के लिए प्रबंध कर लेते हैं। आपके संस्था की पंजाब सरकार से भी समय समय पे मुलाकातें, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आपने सब्सिडी और इस सारे मिलट्स के मुद्दे उठाए होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी सरकार को भी चाहिए कि ये जो मिलट्स हैं, हमें इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो हैं गेहूं चावल की खेती से अलग हटकर इधर अग्रसर हो, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना खाना रहा है। और इसमें भी अगर सरकार एमएसपी ला दे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुटेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है चंदन जी, एमएसपी की बात की है। तो असल में अभी तक अगर हम 5 साल से देख रहे हैं, तो किसानों में अगर इस खेती के ऊपर इतना वो विश्वास नहीं है, बोल रहे हैं, अगर उनका इस तरफ आने का अगर ये मन नहीं है, तो इसीलिए है कि ये धान जो है वो एमएसपी पे बिक जाता है, और ये इसके जी ऊपर एमएसपी नहीं है। और ये भी बातचीत हम लोग जो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ये जो एमएसपी रहने से बेनिफिट तो रहेगा ही, किसान की माल बिकेगा तभी किसान बोएगा। दूसरा ये है कि अभी जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 जो आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, उसके जी चलते अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि हम लोग इसमें काम करेंगे। और कुछ ऐसी स्कीम्स भी आ रही हैं, और जितनी राज्य सरकारें हैं वो भी इस मिलेट ईयर के चलते सरगर्म हो रही हैं और हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग उनसे उनको बोल रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी इसके ऊपर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आएगा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कुछ नया इंटरवेंशन होगा। तो किसानों में जो इसके उत्साह बढ़ेगा, इसको बुआई के लिए और इसको प्रोसेसिंग के लिए, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा।
गुरमुख जी, मेरा सवाल ये है कि इस तरह की फसल में किस चीज पे खास ध्यान देने की, जैसे कि मतलब जगह, मिट्टी, पानी का चयन सही हो, किस्मों का चयन सही हो, कॉम्पिटिटिव फसलें हो, और माइक्रो लेवल पे उसका प्रबंधन और उसमें जो कीटनाशक वगैरह जो है उनमें कैसे लाभप्रदता और उसका उत्पादन क्षमता, इस पे जरा बताइए हमें। ये जो मिलेट है इनकी खेती जो है ना, वो उसका जो बिजाई का समय जो रहता है उसको निर्धारित करने के लिए, और उसकी जो अवधि रहती है उसके हिसाब से उसकी बुआई की जाती है। तो जी अलग अलग मिलेट की अवधि अलग अलग रहती है पकने की। तो जैसे कोडो है, कोदरा है, इसकी पकने की ये समय ये कम से कम 4.5-5 महीने लेता है। तो जी सबसे पहले हम इसकी बुआई करते हैं अप्रैल में। तो जी अप्रैल में बुआई करने से इसका जब पकने का समय रहेगा उस समय बरसात न हो, इसलिए हम ऐसा समय चुनते हैं। तो मोस्टली ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर में पक जाता है। तो अप्रैल लास्ट में या मई में अगर लगाएं तो ये उस समय पक जाता है। तो वो जो खुश्क समय रहना चाहिए, जब इसके पकने का समय है उस समय बरसात न हो, इसलिए इस समय एक ऐसे समय की चयन किया जाता है। तो अप्रैल 15 से लेके 15 मई तक हम कोडो की बुआई की बात करते हैं, और इसका लंबे समय से इसका तजुर्बा देखा है और इसमें अच्छा हो जाता है। इसके अलावा कंगनी है, जिसको फॉक्सटेल बोलते हैं, इसकी जी बुआई का जो समय है वो भी यही रहता है 15 अप्रैल से 15 मई का। जबकि इसकी जो पकने का समय जो रहता है 120-25 दिन का रहता है। तो जी अगर हमने ये देखा है कि इसको अगर हम लेट लगाते हैं तो इसकी जो है वो यील्ड कम हो जाती है, इसका हमको झाड़ कम मिलता है, इसलिए हम उत्पाद। इसको अप्रैल में ही लगाते हैं। तो जी इसके अलावा और ये जो है आपके स्वांक है, कुटकी है और छोटी कंगनी है, इसकी जी बुआई जो है, इसका समय जो हम लोगों ने देखा है जून 15 के नियर अगर इसको लगाएं तो अच्छा जी बन जाता है। इसकी जो अवधि जो रहती है ना, तीनों फसलों की अवधि जो है वो करीब करीब 70 से 75 दिन की रहती है। किसी फसल की 70 दिन रहेगी, किसी 75 दिन रहेगी। तो जी ये तीनों की अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें हैं, इसलिए हम लोग इनको 15 जून में इसको इनकी बुआई करते हैं। और इनकी बुआई करने के बाद बस एक जो मेन इनको ध्यान देने वाली बात है कि बरसातें जब आती हैं तो बरसात में अक्सर नदीम जो खरपतवार हैं उनकी बढ़वार जी बहुत होती है। तो उसकी जो है रोकथाम के लिए समय से हम जो है इसकी गुड़ाई निराई करते हैं। क्योंकि हम लोग जो जितने भी हमारे किसान हैं सब ऑर्गेनिक हैं, और जो हमारे से बीज लेते हैं उनके ऊपर भी यही कंडीशन रहती है कि आप इसके ऊपर कोई ऐसा नदीमनाशक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जी इसके ऐसे करने से इसकी गुणवत्ता जो है दानों की वो कम होगी। और हम लोगों को एक जहर मुक्त भोजन चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें जहर यूज नहीं करते। उसके अलावा इसके बाद जो है ना गुड़ाई करने से अगर आप बड़ा अच्छा ढंग से इसकी नदीम की खरपतवार की अगर संभाल कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है बहुत अच्छा चलती है। और इसमें कोई ऐसा अलग से कुछ ज्यादा उसको देने की जरूरत नहीं है। ये फसलें जितनी भी हैं वो कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी अच्छी हो जाती हैं। और इनका जो है ऐसा कोई समस्या वाली बात इन फसलों में नहीं है, कीड़ा वाला या बीमारी वाली ऐसी समस्या नहीं रहती है। लेकिन इनमें से जो ये 4 फसलें हैं, कंगनी, छोटी कंगनी, स्वांग और कुटकी, इन जी फसलों में एक समस्या रहती है कि छोटी एक चिड़ी रहती है, चिड़िया रहती है छोटी सी, जो अक्सर आपके खेत में जब भी आप लगाएंगे तो चिड़िया उसी जी समय आएगी। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये हमारे खेत में चिड़िया आई है। तो कुछ लोग जो हैं, जो केमिकल खेती वाले, वो ये समझते हैं कि ये पूरा हमारे खेत को नष्ट कर देगी। लेकिन हमने देखा है कि वो छोटी चिड़िया जितना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है। अगर रहे भी तो उसका हमको कोई लॉस नहीं है, उल्टा उसका आने से हमको खेत में फायदा मिलता है। तो उसका जो ड्रॉपिंग रहती हैं, जितना वो दाना खाती हैं उसका ड्रॉपिंग जब खेत में देती हैं तो खेत में उसका उपजाऊपन उसका बढ़ता है मिट्टी का। तो इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा और कोई कीड़ा ऐसा नहीं रहता है जो उसका नुकसान करे फसल में। हमने पिछले 5-6 साल से देख चुके हैं। लेकिन इसकी जो स्पेसिंग है जो हम बताते हैं उसके हिसाब से इसको रखना पड़ता है। जैसे कोडो है, कोडो में जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट 10-12 इंच रखते हैं, और लाइन टू लाइन जो है वो 1.5 से 2 फीट रखते हैं। इस टाइप से दूसरे जो कंगनी है उनमें भी ऐसा रहता है। और जो स्वांग, कुटकी और हरे कंगनी, इनमें हम लोग 1.5 फीट के करीब स्पेसिंग रखते हैं लाइन टू लाइन, और 6 से 8 इंच
इनमें जो है वो रखते हैं प्लांट टू प्लांट। ये जी पूरा इसका विवरण है। और फसल जो है इसके लिए मट्टी की अगर बात करें तो ये हर तरह की मट्टी में हो जाती है। नीचे वाली जगह ना हो, गहरा खेत ना हो जहाँ पानी रुकता हो लंबे समय के लिए। अगर आपके जी। खेत में लंबे समय के लिए पानी रुकेगा तो फसल ये जो है वो खराब हो जाती है। तो बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरमुख जी, इसके बाजार में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? देखिए, डिमांड की अगर बात करें तो पंजाब में खेती विरासत मिशन की तरफ से डॉक्टर खादरवली जी जो हैं उनको 2019 दिसंबर में लाया गया था। और उसके बाद से इतनी तेजी से डिमांड बढ़ी है कि अब हम लोगों ने एक सर्वे किया था पूरा पंजाब का। तो हमने पाया कि 100 टन के ऊपर हर महीने पंजाब में इसकी आवक हो रही है, जो साउथ से आ रहा है, बिक रहा है। तो इसकी संभावनाएं बहुत हैं। अगर हमारा किसान इस खेती को अपनाता है तो इसकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक, क्योंकि लोगों में चेतनता बढ़ रही है अपनी सेहत के मामले में। और हम लोगों ने ये भी देखा है पिछले 3-4 साल से, ये जो जब हम गेहूं और चावल वाले भोजन से हट करके इस भोजन श्रेणी को जब अपनाते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो सेहत संबंधित रहती हैं, जिनको हम लोग एलोपैथी में बीमारी बोलते हैं, जबकि हमारे जो डॉक्टर, हमारे जो टीम के हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर खादर वली जी बोलते हैं ये सब बीमारियां नहीं है। जैसे शुगर है, मोटापा है, और आपका ये ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो आपका रहन सहन और खान पीन के चलते होती हैं। और ये बीमारियां नहीं है तो आपका रहन सहन की गलत ढंग से आप ऐसे हो चुके हो। और अगर आप अपना खान पान सही करते हो तो ये सब बीमारियां उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये हम लोग देख चुके हैं, हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है इनका। अब जैसे बात करें पंजाब में भंडार गोदाम स्टोरेज की, तो पंजाब में आलू के लिए तो 600 कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन फलों और सब्जियों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं। तो ऐसे में मिलट्स के लिए स्टोरेज की क्या समस्या सामने आती है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है चंदन जी। ये जी जो मिलेट्स हैं, जिन जब तक इनके ऊपर छिलका रहता है तो इनको कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। ये इनमें बहुत अच्छी बात है। तो आप इनको सुखा करके एक, जो जूट वाले बोरे जो रहते हैं, पटसन वाले जो बोरे रहते हैं, अगर आप जी उनमें उनको डाल के रख देते हो तो सालों साल आप रख सकते हो। एक तो उसमें जहां आप रखते हो वहां नमी ना हो, और दूसरा जो वहाँ चूहे का आना जाना ना हो। इस टाइप से अगर आपका गोडाउन हो तो आप सालों साल इसको संभाल के रख सकते हैं। दानों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कीड़ा नहीं लगता है, और ना ही इसके जो अंदर जो खुराकी तत्व हैं उनमें कोई कमी नहीं आती है, जब तक इनको तो छिलका है। भगवान इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है छिलके के साथ। अगर हम कृषि उत्पादों के फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्ट की बात करें, तो इसको कच्चे माल के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे इसका फसल का जो अवशेष है, जैसे हम फसल काट के लाते हैं तो उसके नीचे जो उसका पुआल बचता है, जिसको हम पराली बोल देते हैं जहाँ, है ना, वो सब, जैसे इसके दाने हेल्दी है ना खाने के लिए, इस टाइप से इसके जो पुआल है उनमें भी अच्छे खुराक वाले तत्व हैं। अगर हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो पशु को उनको बहुत स्वादिष्ट उनका भोजन है, ये अच्छी तरह खाते हैं और उनकी सेहत सुधरती है, दूध बढ़ता है, ये उनको अच्छा ये रहता है। इसलिए जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में जितनी पराली की जो प्रॉब्लम है स्ट्रा बर्निंग की, तो मैक्सिमम स्ट्रा जो है वो पूरे दूसरा धान का है, मोटे धान का है। तो जी जो बासमती वाला जो धान, जब जो पुआल रहता है, पराली जो रहती है, उसकी अक्सर लोग जो है अपने पशुओं को चराने के लिए संभाल लेते हैं। तो इसी टाइप से इसका भी जो पुआल जो रहेगा वो पशुओं के लिए बेहतर है, इसलिए किसान उसको जलाएगा नहीं, उसको काट के अलग से रख लेगा। अब जैसे कि बात करें हम इसकी मार्केटिंग की, तो लुधियाना के लाडोवाल, कपूरथला, फाजिल्का के कुछ गांव में बड़े मेगा फूड पार्क, मतलब लघु स्तरीय जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वो स्थापित की गई हैं। लेकिन इसकी मार्केटिंग बेहतर कैसे हो सकती है, इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, ये जो हमारा जो काम है ना अभी तक पंजाब में मेल्स के ऊपर, ये जी किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। चाहे जी खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना हो या कुछ और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो, ये अभी जी हम लोग मिशन और हम जो पिछले 6 साल से लगे हुए हैं,
तो वैसे तो 2008 में हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों ने पहला जो है खेती विकास मिशन की तरफ से एक फूड मेला, जिसको फूड फेस्टिवल बोलते हैं, वो मेला करवाया गया था चंडीगढ़ में, बहुत बड़े लेवल पे। और वो जो था, उससे इंट्रोडक्शन समझ 2008 से लगे हुए हैं। तो लेकिन ऐसे ये जो मार्केटिंग की आपने जो बात की है, जी मार्केटिंग जो है हम लोगों खेती विकास मिशन की तरफ से किसान हाट का हम लोग का एक नेटवर्क है अलग अलग शहरों में। उनके द्वारा जो है हम जितनी भी किसानों की ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो रहती है, वो हम उन किसान हाट के ऊपर करते हैं। तो साउथ से मिलेट जो ला करके हम किसान हाट के ऊपर हमारा ऑलरेडी बिक रहा है। जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 100 टन के करीब वहां से आ रहा है। तो जी अगर पंजाब में इसकी डिमांड है, तो पंजाब का किसान अगर इसको बोएगा और इसका प्रोसेसिंग होगी तो यहाँ बिक जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे गुरमुख सिंह जी, गुरदासपुर के रंगीलपुर गांव के, जहां पे इन्होंने मिलट्स के प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखे हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आप भी इनसे कुछ सीख कर मिलट्स के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहते होंगे। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।